हेलो बच्चों। तो यार इस वीडियो में हम लोगों ने 15 बहुत ही अच्छे पूरे कॉन्सेप्ट कवर करने वाले क्वेश्चंस कोनिक सेक्शन से डिस्कस किए हैं। तो बच्चों ये एक पूरा 1 आवर का डिज़ाइंड टेस्ट रहेगा जिसको आप पूरे टाइम स्टिपुलेटेड टाइम में प्रॉपर टेस्ट की तरह ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई से भी डाउट है तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में बच्चों एक एक क्वेश्चन का अच्छे से एनालिसिस किया है। तो आई होप इसके सॉल्यूशंस इसके हिंट्स आपको अच्छे से समझ में आएंगे और आपका अच्छे से कोनिक सेक्शन का रिवीजन हो पाएगा। तो जल्दी से आप पहले उसको पेपर को अच्छे से सॉल्व करिए। अगर आपका पेपर वो हो गया है तो एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से एनालाइज करिएगा। और एक और बात बच्चों, हर क्वेश्चन जो होगा वो एक इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन होगा। बच्चों इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन होगा मतलब उसमें कोई भी ऑप्शंस नहीं होंगे, सिर्फ आंसर्स होंगे प्योर इंटीजर्स। तो प्लीज़ मेक श्योर उसको सीरियसली 1 आवर में अटेम्प्ट करें, देखिए आपके कितने मार्क्स आते हैं और उसके बाद इनके हिंट्स को अच्छे से एनालाइज करिएगा। तो चलो जल्दी से चलते हैं हम लोग हमारे क्लास की तरफ। ओके बच्चों, तो पहला प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। तुम देख ही पा रहे होंगे कि हमने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख लिया है। तो यार आप ऑब्जर्व करो, ये स्टेप में मैंने क्या किया है, सीधा अंडर रूट ले लिया दोनों तरफ और 169 को नीचे भेज के उसको 13 लिख लिया। तो यार गाइस अगर आपको याद हो, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका? कोनिक का। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे ये आपका दे देगा अल्फा कॉमा बीटा, जो स्टैंडर्ड होता था वो आपका हो जाता था फोकस, अगर आपको याद हो। तो हमारे कंपैरिजन के हिसाब से ये हो जाएगा हमारा 1,3। और अगर आपको याद हो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी हो जाती थी हमारी क्या? डायरेक्ट्रिक्स। तो यार कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 5x माइनस 12y प्लस 17 इक्वल टू 0 मिल जाएगी हमें डायरेक्ट्रिक्स। तो यार और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ई होता था जो कि यहाँ पे 1 है, तो एसेंट्रिसिटी 1 है, तो पैराबोला की बात कर रहा है। अब अगर पैराबोला की बात कर रहा है तो स्टैंडर्ड नोटेशन के हिसाब से हमारा लैटिस रेक्टम होता था बच्चों 4a। याद करो जल्दी से, लैटिस रेक्टम होता था हमारा 4a। तो अगर आप पैराबोला की कभी भी बात करोगे, अगर आप गाइस पैराबोला की कभी भी बात करोगे तो पैराबोला का फोकस से उसकी डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस, अगर यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स होती थी और यहाँ पे कहीं पे फोकस होता था, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको मिल जाता था 2a। इन दोनों का डिस्टेंस मिल जाता था 2a। तो टेक्निकली अगर आप इसको बोलोगे 1,3 जो कि आपका फोकस है, और ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन है 5x माइनस 12y प्लस 17। इसको मैं अगर बोल दूँ फोकस को P, इसको बोल दूँ A, तो बच्चों PA हो जाएगा हाफ ऑफ लैटिस रेक्टम। तो आराम से हम लोग डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन लगा देंगे, आपको अच्छे से आता है। तो डिस्टेंस लगा रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा 5 माइनस 36 प्लस 17 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, फिर से आपको दे देगा 13। तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया 5 प्लस 22 माइनस ये आ गया हमारे पास 14/13। बट ये हमारा लैटिस रेक्टम नहीं है, ये सेमी लैटिस रेक्टम होगा। तो अगर मुझे लैटिस रेक्टम चाहिए, अगर मैं इसको बोलता हूँ भैया दिस इज इक्वल्स टू 2a, तो अगर मुझे कंप्लीट लैटिस रेक्टम चाहिए दैट विल बी इक्वल्स टू 4a। 2 को मल्टीप्लाई कर दो दैट इज इक्वल्स टू 28/13 गाइस, जो कि आपको बोला गया है कि दैट इज द वैल्यू ऑफ L, that is the value of L, that is the value of lattice rectum। बट हमें यार L नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है 13L/4। तो नीचे जहाँ पे 13L/4 लिखा हुआ है हम लोग वहीं पे उसकी वैल्यू को लिख लेंगे। तो बच्चों अगर L हमारा क्या था, L हमारा है 28/13, तो 13/4 मल्टीप्लाइड बाय 28/13 क्या मिल जाएगा हमें, ये कैंसिल 4 हो जाएगा आपके पास 7। तो आपको आंसर जो 7 है उसको मार्क करना था 07, उसको मार्क करना था हमें 07। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होना चाहिए था 07। तो जल्दी से चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके तो सेकंड क्वेश्चन का बच्चों हमने डायग्राम बना लिया है। तो कुछ ऐसा सिचुएशन होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एक फिक्स सर्कल होगा, एक्स इक्वल्स टू 4 एक बच्चों फिक्स लाइन होगी, और उसके बाद ये जो सर्कल है इस सर्कल को टच करेगा, लाइन को टच करेगा। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ऐसे बहुत सारे सर्कल होंगे जिसका सेंटर कुछ इस ट्रेजेक्टरी में जाएगा, आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। तो कंडीशन हम लोग मैथमेटिकली यूज़ करके उसका लोकस निकालने की कोशिश करेंगे। तो यार कंडीशन कैसे रहेगी कि अगर मेरे पास बच्चों यहाँ से लेकर
यहाँ तक, ये अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की, क्योंकि ये इस पर टच कर रहा है, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि अगर ये x इक्वल्स टू 4 है तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, जो कि सिंपली रेडियस होगा वेरिएबल सर्कल का, दैट विल बिकम 4 माइनस एच, दैट विल बिकम 4 माइनस एच। और दूसरी कंडीशन ये क्या कह रहा है कि सर दोनों सर्कल भी टच कर रहे हैं, तो आप देख ही पा रहे होंगे कि ये वाले सर्कल का सेंटर तो हमारा 2 है, रेडियस क्लियरली दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 की वजह से हो जाएगा 2, और इसका रेडियस हमने देखा अभी, दैट इज इक्वल्स टू 4 माइनस एच। तो क्या करोगे आप, इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, दैट विल बी r1 प्लस r2। अगर आपको याद हो कि अगर एक्सटर्नली टच करते हैं, ये सर्कल का सेंटर c1 है, ये सर्कल का सेंटर c2 है, तो हम लोग यूज़ करते थे c1 c2 इक्वल्स टू r1 प्लस r2। तो c1 c2 क्या हो जाएगा, h कॉमा की का डिस्टेंस हो जाएगा 0,0 से। तो बच्चों ये हमको दे देगा अंडर रूट ऑफ h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r1 प्लस r2 विल बी 4 माइनस h प्लस 2। तो सिंप्लीफाई करेंगे, दिस शुड गिव मी h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, अगर इधर आपने स्क्वायर कर दिया तो 4 प्लस 2 विल गिव मी हाउ मच, दिस विल मी 6 माइनस h का होल स्क्वायर। तो यार एक काम करो, इसको ओपन कर दो, तो दिस विल बी h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, यह आ जाएगा आपके पास 36 प्लस एच स्क्वायर एंड माइनस माइनस 12h आ जाएगा। तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा के स्क्वायर इक्वल्स टू 36 में से बच्चों 12 दोनों में से कॉमन ले लो, और टेक्निकली माइनस 12 कॉमन ले लो, सो दैट वी कैन राइट h माइनस 3। अगर आप x और y को रिप्लेस करोगे तो लोकस आना चाहिए था, बहुत ही सिंपल, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4x माइनस 3, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 12 x माइनस 3। तो यार इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करता हूँ बच्चों, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद हो, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू एक्स माइनस एल्फा, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता था ट्रांसलेटेड वाले का, जिससे हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं, जो कंपेयर करके आपको देगा कि अल्फा कॉमा बीटा जो कि हमारा वर्टेक्स होता था वो हो जाएगा हमारा 3,0। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो डिस्टेंस ऑफ द वर्टेक्स फ्रॉम द ओरिजिन, तो 3,0 का गाइस 3,0 का जो वर्टेक्स जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से वो क्लियरली दिख रहा है, वो कितना हो जाएगा 3। तो आपका आंसर होना चाहिए था बच्चों 3, जो कि मार्क करना था आपको 0,3, जो कि मार्क करना था हमें 0,3। तो चलते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। ओके तो जल्दी से थर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। -1,2 से टैंजेंट डाली, 2 पॉइंट्स पे मीट किया, एरिया बताओ। तो इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है बच्चों, कोई भी क्रिएटिविटी नहीं है। इसको 2-3 अलग अलग मेथड से स्ट्रेट फॉरवर्ड किया जा सकता है, बट किसी भी मेथड से जाओगे मजदूरी मतलब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो एक मेथड बच्चों में डिस्कस कर लूँगा डिटेल में, और दूसरा हम लोग ओरली बात कर सकते हैं। तो यार सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने -1,2 और जो हमें पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, उसको यूज़ करके मैंने ए बी का इक्वेशन निकाल लिया। तो ए बी का इक्वेशन जल्दी से यहाँ पे निकाल रहे हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ ए बी, और वो क्या है, वो है बच्चों कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट -1,2। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हम लोग कैसे लिखते हैं, दैट इज t इक्वल्स टू 0, याद होना चाहिए, y1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस x1, ये हम लिखते हैं t इक्वल टू 0 एक्सप्रेशन, जो बहुत ही स्टैंडर्ड है, सबको आना चाहिए। x1 y1 हमारा क्या हो जाएगा, दैट शुड बी -1,2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, और हमारी इक्वेशन आ जाती है x इक्वल्स टू वाई प्लस 1, x इक्वल्स टू वाई प्लस 1। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ए बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लूँगा ताकि हमारा डिस्टेंस ए बी भी मिल जाए। तो ए बी के लिए मैं क्या करूँगा, फॉर ए एंड बी आप क्या करो, पैराबोला विच इज़ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड द लाइन x इक्वल्स टू वाई प्लस 1 को जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। तो यार इसमें आप देखो, वाई स्क्वायर में आप आराम से x को रिप्लेस करो तो 4 टाइम्स ऑफ वाई प्लस 1 आ जाता है, और ये दे देगा आपको क्वाड्रेटिक वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक बन रही है। ओके तो ये क्वाड्रेटिक आ गई होगी हमारी, जिसको आराम से बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो y का वैल्यू आता है 2 + 2√2 एंड
टू माइनस टू रूट टू। तो आप देख पा रहे होंगे जो ए का कोऑर्डिनेट है वो वाई का वैल्यू बड़ा है और ये छोटा वैल्यू बी कोऑर्डिनेट का होगा। और गाइस और ऑब्जर्व करिएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग सीधा निकाल सकते हैं बाय यूजिंग एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस वन। तो एक वैल्यू बढ़ जाएगा, तो टू का हो जाएगा थ्री प्लस टू रूट टू और इसका हो जाएगा थ्री माइनस टू रूट टू। तो गाइस आप बोल सकते हो कि सर ये मेरा हो गया ए का कोऑर्डिनेट और ये मेरा हो गया बच्चों y का कोऑर्डिनेट। तो अब आप क्या करोगे, अब आप ऑब्जर्व करो कि ए बी का डिस्टेंस हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो ए बी कंफर्टेबली हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1, सब्ट्रैक्ट करोगे 3 चला जाएगा, टू रूट टू माइनस प्लस हो जाएगा तो ये दे देगा आपको 4 रूट टू का स्क्वायर। और सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ वैसा ही होगा, ये भी आपको दे देगा 4 रूट टू का स्क्वायर। तो होल अंडर रूट जब आप लगाते हो तो 4 रूट टू का स्क्वायर 32 प्लस 32 64। तो बढ़िया से सिंपल वैल्यू आ जाती है किसकी, ए बी की 8। अब हमें ए बी अगर डिस्टेंस मिल गया तो यार डायग्राम में जाके देखो, आप अगर ये डिस्टेंस निकाल लिए एल्टीट्यूड, अगर ये डिस्टेंस निकाल दिए एल्टीट्यूड तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आराम से आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, फिर निकाला कैलकुलेशन PD का। तो PD इज नथिंग बट डिस्टेंस फ्रॉम P टू द लाइन विच इज़ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो -1,2 से अगर आप लाइन को देखो दैट इज इक्वल्स टू, रीअरेंज करके लिख रहे हैं x माइनस वाई माइनस वन इक्वल्स टू 0। तो आराम से आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं जिससे आपको PD का मिल जाएगा -1, फॉर्मूला लगा रहे हैं -1 प्लस -1, आप 2 डालोगे तो दिस विल बी अगेन -2, फिर से -1 एंड डिवाइडेड बाय दिस शुड गिव यू रूट टू। तो अगर आप मॉड लगाते हो, ये बच्चों माइनस है तो ये आपको दे देगा 4/√2 एज द डिस्टेंस। तो अगर आपको अब एरिया चाहिए, तो एरिया विल बी हाफ इंटू बेस हमारा हो गया ए बी, एल्टीट्यूड हो गया हमारा PD। तो फाइनल हमारा आंसर आना चाहिए हाफ इंटू ए बी इज़ नथिंग बट 8, PD इज़ नथिंग बट 4/√2। तो ये जब हमने कैंसिल किया तो ये आपको मिल जाएगा, आपको ये आ जाएगा 4, दिस शुड गिव यू 16/√2 और 8√2। तो ए का वैल्यू आ गया, एरिया आ गया 8√2। आपसे पूछा गया है बच्चों a/√2 का वैल्यू जो कि हो जाएगा 8। और मैं फिर से बोलूँगा, मार्क करना था आपको 0.8, हमारी टेस्ट में मार्क करना था 0.8। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.8। तो जल्दी से अगला सवाल देखेंगे। ओके हेलो बच्चों, तो एक और अच्छा प्रॉब्लम। तो यार गाइस अगर आप ऑब्जर्व करो यार थोड़ा ध्यान से, तो ये पैराबोला का सवाल ही नहीं है, यह हमारा सवाल है होमोजेनाइजेशन का जो हम लोग पढ़ते हैं पेयर ऑफ लाइंस में। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्या बोल रहा है कि ए बी लाइन दी हुई है विच इज़ y इक्वल्स टू 2x माइनस बी, और एक कर्वेचर दिया हुआ है हमारे पास जो कि पैराबोला है नो डाउट। बट हमें वो अगर पैराबोला नहीं भी होता ना, हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर लेते थे। तो देखिए कैसे करते हैं हम। ये बोल रहा है कि अगर एंगल ओ ए बी 90 डिग्री है तो उस सिनेरियो में आपको y इक्वल्स टू 2x माइनस बी का जो b है उसका वैल्यू बताना। तो यार हम लोग क्या कर लेंगे, सीधा इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी का पेयर ऑफ लाइंस निकाल लेंगे, और जो हम लोग आराम से निकाल पाते हैं विद द हेल्प ऑफ होमोजेनाइजेशन। तो होमोजेनाइजेशन अब यहाँ पे कैसे लगेगा, देखिएगा आपके पास कर्व दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। देखो 2 डिग्री बनाना है सबको हमें, तो 1 का वैल्यू सारे लीनियर टर्म के साथ, देखो पावर 1 है, पावर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा कहाँ से, ये आएगा हमारी स्ट्रेट लाइन से। तो यहाँ से हम लोग 1 का वैल्यू निकाल लेंगे, अब रीअरेंज करेंगे, ये आपको दे देगा 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई बी, दिख रहा है आपको। तो 1 का वैल्यू यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, अगर x की पावर 1 है तो 2 बनाने के लिए ये दे देगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स, और इसका वैल्यू आ जाएगा 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई बी माइनस, फिर y के साथ भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे सेम टर्म को, 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई बी। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको एक पैर ऑफ लाइंस का इक्वेशन मिलना चाहिए जो कि होना चाहिए किस फॉर्म का, एक्स स्क्वायर 2SHY प्लस BY स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और अगर परपेंडिकुलर हैं ये लाइंस आपस में, तो उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर हम लोग कर देते थे 0, जो कि होती थी इसकी कंडीशन। तो हमें बस इसको
रीअरेंज करके क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को अलग करता हूँ तो पहले तो मुझे 1 दिख रहा है, फिर बच्चों यहाँ पे दिख रहा है मुझे -8x² बाय बी, और कहीं पे एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा। फिर अगर मैं वाई स्क्वायर को देखता हूँ बच्चों, वाई स्क्वायर को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से वाई स्क्वायर मिलता है माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, और इसके कोफिशिएंट आता है 1/b। आपको एक्स वाई कोफिशिएंट की टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप ऑब्जर्व करोगे, ये हो गया a, ये हो गया b, इसको इक्वेट करेंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। क्या है कोफिशिएंट, a प्लस बी। गाइस तो ये एक्स स्क्वायर एक्चुअली में नहीं आना चाहिए, लेट मी इरेज दिस। ये आना चाहिए था हमारा 8/b आना चाहिए था। दिस शुड हैव बीन 1 - 8/b। इसको मैं इरेज कर दिया हूँ। तो 1 - 8/b प्लस 1/b जब हम लोग इक्वेट करेंगे इनका सम 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखेंगे प्लस 1/b इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा 1 - 7/b इक्वल्स टू 0, और b का वैल्यू आ जाएगा 7। और आपको मार्क करना था, फिर से मैं बोल रहा हूँ 07 इन योर आंसर शीट। तो जल्दी से आप, बहुत सिंपल सवाल था बच्चों, होमोजेनाइजेशन जिसको भी आता है उसने कंफर्टेबली कर लिया होगा। जल्दी से चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके बच्चों, तो वन ऑफ द इजीएस्ट और सिंपलेस्ट पॉसिबल सवाल, अगर आप इसका लॉजिक पकड़ पाओ। ये बोल रहा है कि एक सर्कल दिया हुआ है x - 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। दूसरा एक पैराबोला दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। मैक्सिमम कॉमन कॉर्ड की बात कर रहे हैं यार, वो तभी पॉसिबल है जब मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। दैट्स इट, पीरियड। अगर ये समझा तो क्वेश्चन 2 स्टेप में खत्म। क्या करोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ओपन कर दिया इसको, -12x, वाई स्क्वायर की जगह रिप्लेस कर दो, पैराबोला को यूज़ कर दे 4x, और आर स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ -r स्क्वायर। तो देखो सिंपल सी क्वाड्रेटिक बनती है किसमें, x में। तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर -12x प्लस 4x, बच्चों ये आ जाएगा 8x, और ये मिलना चाहिए 36 -r स्क्वायर। अब कॉमन सेंस से सोचो, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कब आएंगे, जब हमारा मैक्सिमम कॉमन कॉर्ड होगा। और एज ए क्वाड्रेटिक पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ x जब आएंगी तब हमारा काम हो जाएगा, और वो तब आएंगी जब इसका डिस्क्रिमिनेंट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा। आराम से डिस्क्रिमिनेंट लगाओ बच्चों, क्या होगा, b स्क्वायर हो जाएगा -8 का स्क्वायर 64 -4 इंटू 36 -r स्क्वायर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो 4 को कॉमन लेके काट दो, ये आ जाएगा 60। बच्चों 4 को कॉमन लेके भेज दिया, ये आ जाएगा -36 प्लस आर स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर ग्रेटर देन 20। मतलब आर स्क्वायर का वैल्यू जो है वो √20 से बड़ा होना चाहिए। आप देख पाओगे सिंपली, आप अगर आर का पॉजिटिव वैल्यू बोलोगे तो आर शुड बी ग्रेटर देन √20। अब आपसे पूछा क्या गया है, द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ आर। तो यार √, से बड़ी वैल्यूज कौन सी होंगी, 5, 6, 7, 8। आप कोई सी भी वैल्यूज लोगे वो सेटिस्फाई करेगा, एंड लीस्ट ऑफ देम विल बी 5। सो योर आंसर शुड बी 0,5। योर आंसर शुड बी 0,5। तो जल्दी से देखेंगे अगला सवाल इसके बाद। ओके बच्चों, तो एलिप्स का पहला सवाल आ गया होगा गाइस। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये हमारा, अगर आप सॉल्व किए होंगे अच्छे से और अगर आप पकड़ पाए होंगे तो ये एक्चुअली में एलिप्स के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री का भी सवाल है, और पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट का डायरेक्ट एप्लीकेशन लगेगा। तो मैंने क्या किया, ये बोलना चाह रहा है कि आपके पास कर्वेचर है x - 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1। अब ये जो नीचे एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9, यहाँ पे एक्स और वाई वो वैल्यूज़ हैं जो हमेशा एलिप्स को सेटिस्फाई करेंगी, और उस सिचुएशन में हमें इसका लीस्ट एज वेल एज ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है। तो हमारे जनरल पॉइंट पता है एलिप्स का कैसे निकलते हैं, अगर आपको याद हो हमारा जनरल पॉइंट कैसे लिखते थे हम लोग, ए, अगर इससे पहले इसका ए निकाल लेते हैं। ए बच्चों क्लियरली 2 दिख रहा है, ए स्क्वायर 4 है, बी स्क्वायर 9 है, तो बी इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। और अब अगर आप देखोगे नोटेशन के हिसाब से अल्फ़ा इक्वल्स टू 4 है, बीटा इक्वल्स टू 0 है। आप सही समझे मैं किस फॉर्म की बात कर रहा हूँ, जो कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x - अल्फ़ा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई - बीटा का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इसमें आप पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे लिखते थे, पैरामेट्रिक फॉर्म होता था बच्चों x इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस ए कॉस थीटा, जो कि हो जाएगा यहाँ पे हमारा x इक्वल्स टू अल्फ़ा, आप देख पाओगे 4 प्लस ए है हमारे पास 2, ये आ जाएगा कॉस थीटा। सिमिलरली y इक्वल्स टू होता था फॉर्मूला अगर आपको याद हो,
बीटा प्लस बी साइन थीटा। बीटा क्लियरली 0 है, तो यहाँ पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो गिवन एलिप्स है उसका हो जाएगा y इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा। y इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा। अब अगर मुझे किस एक्सप्रेशन की बात करनी है उसको मैं लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9। इस एक्सप्रेशन को मुझे मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा। तो जल्दी से इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या डालोगे, 4 प्लस 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 9 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 9। बढ़िया से ये कैंसिल हो गया। आप एक काम कर सकते हो बच्चों, यहाँ से 2 को निकाल के भी नीचे 4 के साथ कैंसिल कर सकते हो। तो उस सिनेरियो में आपके पास सिंपली बचेगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो जल्दी से इसको अगर आप ओपन करेंगे तो आप ओपन करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास बच्चों, 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यह आ जाएगा 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा एंड नो नॉट 4 आ जाएगा, ये 4 बच्चों नहीं आएगा, दिस शुड नॉट बी देयर, सेकंड, कि 4 नहीं आएगा। व्हेन यू ओपन दिस स्क्वायर यू विल हैव 4 प्लस सिंपली you will have 4 plus cos square theta and plus you will have 4 times of cos theta and already we have sin square theta। तो cos square plus sin square theta बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 प्लस ये हो जाएगा cos square plus sin square हो जाएगा 1, 4 plus 1 5 and you will be left with cos theta बच्चों, you will be left with cos theta। So if I want, let's say I call this expression as, value of this expression as e, okay, so फ्रॉम हियर आई कैन से दैट ई मैक्स बच्चों, जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा तब एक्सप्रेशन मैक्सिमम होगा। तो कॉस थीटा मैक्सिमम कब होगा, 1, सो ई मैक्स हो जाएगा 5 प्लस 4 जो कि आ जाएगा 9। सिमिलरली अगर मुझे ई मिन चाहिए, ऑब्वियस ही बात है कॉस थीटा मिनिमम जब होगा तब होगा, और वो कब होगा, जब वो -1 होगा। तो ये -4 बना देगा, ये बोला 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1। तो मेरा जो फाइनल आंसर है जो उसने पूछा है दैट इज ई मैक्स माइनस ई मिन, दैट विल बी 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 8। मैं फिर से बोलूँगा, अगर 8 आया था आपको मार्क करना था बच्चों 0.8। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 0.8। जल्दी चलेंगे अगले सवाल की तरफ। ओके तो एक और सवाल बच्चों, अगर तुम इसके लॉजिक को समझ पाए तो ये इतना सा छोटा सा सवाल है बच्चों। तो एक चीज़ जो हमें याद होनी चाहिए थी कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लोग कैसे लिखते हैं। तो मैंने पहले ही आपकी स्क्रीन पे बच्चों लिख लिया है कि अगर एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर अगर मेरा एलिप्स है उसकी नॉर्मल होती है ए एक्स बाय कॉस थीटा बी वाई बाय साइन थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम अगर अपने एलिप्स से इसको कंपेयर करते हैं जो कि दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल्स टू 1। तो कंपेयर करिए, ए का वैल्यू हो गया 5, बी का वैल्यू हो गया 4 और मेरी नॉर्मल की इक्वेशन हो गई क्या बच्चों, 5x बाय कॉस थीटा प्लस 4y बाय साइन थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा गाइस, 25 माइनस 16, ये आपको देना चाहिए था कितना, 9 देना चाहिए था। अगर आप नाउ ऑब्जर्व करो जो क्वेश्चन बोला गया है कि 0 अल्फा से आपने नॉर्मल डाली अदर देन द एक्सिस, तो यार ऑब्वियसली दिख रहा है एक माइनर एक्सिस तो लाइन रहेगी जो कि इसकी नॉर्मल होगी। अगर इसके अलावा होगा तो इसको सेटिस्फाई डेफिनेटली करना चाहिए नॉर्मल को, तो नॉर्मल को क्या सेटिस्फाई करा देंगे 0 अल्फा। तो जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो मेरे पास क्या बचेगा बच्चों, 4 0 एक्स तो बच्चों ये हो जाएगा 0, हमारे पास बचेगा 4 अल्फा बाय साइन थीटा इज इक्वल्स टू 9 और अल्फ़ा का जो वैल्यू आ जाएगा बच्चों, अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा 9/4 साइन थीटा। तो ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ तक लाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद हमें सोचना था कि यार और नॉर्मल्स कब आएंगे, तो डेफिनेटली बच्चों और नॉर्मल्स तब आएंगे जब साइन थीटा का वैल्यू हमारी रेंज में होगा। तो साइन थीटा का वैल्यू हमारी रेंज में कब होगा, अगर आप थीटा को बच्चों π/2 ले लोगे तो वो तो वर्टिकल नॉर्मल हो जाएगी, मतलब साइन थीटा अगर 1 हो गया तो वर्टिकल नॉर्मल होगी। उसके अलावा जो भी अगर वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो हमारी डेफिनेटली अल्फा की वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी और नॉर्मल्स भी एग्जिस्ट करेंगी। तो बच्चों यहाँ से मुझे चाहिए था कि साइन थीटा 1 से छोटा होना चाहिए था और -1 से बड़ा होना चाहिए था, और आई कैन से -1 और 1 के बीच में होना चाहिए था। उससे आपको मिल जाता क्या कि अल्फ़ा जो है सिंपली नॉट जस्ट अल्फ़ा जो है बच्चों वो आ जाता था आपका
9/4 मॉड्यूलस ऑफ अल्फ़ा 9/4 से छोटा होना चाहिए था। तो ये मुझे कैसे मिला, जब मैंने यूज़ किया साइन थीटा बच्चों -1 से लेकर 1 तक। तो वेरीफाई करेंगे। हमसे पूछा गया है कि यार अगर मॉड्यूलस ऑफ अल्फ़ा इज़ लेसर देन के, तो 4k की बात करें तो मॉड्यूलस ऑफ अल्फ़ा बच्चों अगर मैं k रिप्लेस करता हूँ तो k इज़ लेसर देन 9/4 और 4k इज़ लेसर देन 9, 4k इज़ लेसर देन 9। तो यहाँ से आपको जो ये वैल्यू मिलता है, ये वैल्यू जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था बच्चों, हम लोग मार्क करेंगे क्या, 0, 9। तो जल्दी से चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। ओके तो बच्चों इससे सिंपल सवाल पूरे क्वेश्चन में, पूरे पेपर में नहीं हो सकता था, तो इसको 1 मिनट में सॉल्व करना चाहिए था आप लोगों को। क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन, क्वेश्चन पढ़िएगा, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स, मतलब a/e माइनस AE डिस्टेंस, आपका ये AE डिस्टेंस और ये टोटल हो जाएगा a/e डिस्टेंस दिया हुआ है का डिफरेंस विच इज़ इक्वल्स टू 8। और इतना सिंपल दिया हुआ है कि बच्चों सीधा एसेंट्रिसिटी भी दे दी इक्वल्स टू 1/2। तो जब आप e का वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा a/2 और ये हो जाएगा 8। सिंप्लीफाई करोगे तो दिस विल बी 3a/2 इक्वल्स टू 8 और a का वैल्यू आ जाएगा 16/3। a का वैल्यू आ जाएगा 16/3। अब भैया माइनर एक्सिस की बात कर रहा है तो माइनर एक्सिस हमारा होता है क्या, 2b। माइनर एक्सिस होता है हमारा 2b। तो b और a और e का रिलेशन बचपन से याद होगा, b² इज इक्वल्स टू a² 1 माइनस e²। b² मुझे नहीं पता, a² का वैल्यू लिख लेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर, नीचे बोल देते हैं ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 1 माइनस ई है बच्चों हमारे पास कितना 1/1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 3, तो इसको लिख ही देते हैं 16 इंटू 16, ऊपर आ जाएगा 3/4, आ जाएगा 9, कैंसिल करेंगे आ जाएगा कितना 3। जब मैं अंडर रूट लिया तो b का वैल्यू आता है 16, स्क्वायर का हो जाएगा 16, 4 का हो जाएगा 2 और नीचे बच जाएगा हमारे पास कितना √3। तो अगर आप ऑब्जर्व करो आपको माइनर एक्सिस चाहिए, तो माइनर एक्सिस इज 2b विच विल बी 16/√3 विच विल बी 16/√3। तो ये माइनर एक्सिस का वैल्यू उसने दिया हुआ है k। ओके माइनर एक्सिस का वैल्यू दिया हुआ है k और आपसे वैल्यू पूछा है √3k/2। तो लेट्स फाइंड आउट √3/2 मल्टीप्लाइड बाय 16/√3, तो आंसर हो जाता है 8। फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, आपको मार्क करना था 0.8, आपको मार्क करना था 0.8। तो जल्दी से चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके तो बच्चों सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है अपना ये। क्या बोल रहे हैं, द टेंजेंट ऑफ द स्लोप 2 ऑफ द एलिप्स इज नॉर्मल टू द सर्कल। तो भैया टेंजेंट का तेजी से उसने स्लोप तो पहले दे दिया और ये बोल रहा है सर्कल का नॉर्मल है। तो सर्कल अगर बच्चों डायग्राम में दिख रहा होगा x² + y² + 4x + 1 है, तो उसका सेंटर हो जाएगा -2,0। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि अगर मेरी लाइन, ध्यान से सुनना, सर्कल की नॉर्मल है तो वो इस -2,0 मतलब सेंटर से पास होगी। भैया आपको स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, आराम से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो ये हो जाएगा y-0 y-y1 डिवाइडेड बाय x + 2 इक्वल्स टू स्लोप, तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 2x + 4, y इक्वल्स टू 2x + 4। ऐसा मैंने क्यों किया, क्वेश्चन का ऐसे डायरेक्ट कनेक्शन तो दिख ही नहीं रहा, वो a और b की बात कर रहा है जो कि किसके रिलेशन में है, हमारे एलिप्स के, विच इज़ x² / a² + y² इक्वल्स टू 1। तो भैया अगर ये लाइन इस एलिप्स की टेंजेंट है तो इसके स्लोप और कांस्टेंट में और a² b² में डायरेक्ट रिलेशन याद होना चाहिए, जो कि होता है हमारा बच्चों c² इक्वल्स टू a² m² + b²। तो यार कंपेयर करोगे, ये लिखा हुआ है y इक्वल्स टू mx + c, m का वैल्यू क्लियरली दिख रहा है हमारे पास 2 है और बच्चों c का वैल्यू दिख रहा है 4। जब आपने इसको सब्स्टिट्यूट किया तो c² कितना आ गया हमारे पास 16 इक्वल्स टू a² m², a² पता नहीं है, m² के बारे में बात करो तो ये हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा b²। तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिल जाता है क्या, 4a² + b² इक्वल्स टू 16। अब यार ध्यान से देखना, वो हमने a² b² का समेशन निकाल लिया, वो बात करवाना चाह रहा है प्रोडक्ट की। तो एक दिमाग में बत्ती चलनी चाहिए कि यार मैक्सिमम मिनिमम सम और प्रोडक्ट, यहाँ से हमें कनेक्शन सीधा जाता है किसका बच्चों, आप सही सोच रहे हो, एम और जीएम का।
तो यहाँ से अगर मुझे ए बी के प्रोडक्ट मैक्सिमम मिनिमम की बात करनी थी तो मुझे बात करना था ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम की। तो ए एम जी एम किस किस पे लगा सकते हैं हम लोग ताकि ए बी का प्रोडक्ट मिल जाए। तो सीधा सीधा मैं किस पे लगाऊंगा बच्चों, एक टर्म हो जाएगा 4a², देखिए ध्यान से ये वाला। दूसरा हो जाएगा मेरे पास b², तो ये दो टर्म हो गए, डिवाइडेड बाय 2 लेंगे क्योंकि दो टर्म लिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ दोनों का प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा 4a² मल्टीप्लाइड बाय b²। देखिए जब सिंप्लीफाई होगा तो ए बी बन जाएगा। अब 4a² प्लस b² आपने निकाल लिया है, दैट इज इक्वल्स टू 16। ये दैट इज इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू बच्चों यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी। तो अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये 16 2 से कैंसिल, एक और 2 से कैंसिल, तो बढ़िया से मिल जाना चाहिए था ए बी लेसर देन इक्वल्स टू 4। तो अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी का प्रोडक्ट पूछा गया है तो मेरा आंसर हो जाता 4, बट आप इसको लिखते क्या 0 4, आप इसको क्या लिखते हैं 0 4। तो बहुत ही सिंपल सवाल था बच्चों। अगर आपको छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट अलग अलग चैप्टर्स के क्लियर हैं तो ये आराम से बनना चाहिए था। ओके तो बच्चों सिमिलर सवाल है एग्जैक्टली 6th के, अप्रोच एग्जैक्टली सेम रहेगी, बस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा क्योंकि इसने हमें जो एलिप्स दिया है वो तोड़ा हुआ दिया हुआ, इसको पहले आपको कन्वर्ट करना था स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे आराम से, x² माइनस 4x प्लस 4 को बच्चों साथ में लिख लिया ये तीनों को ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। फिर हमने क्या किया, फिर बच्चों ये दिख रहा है 9y²। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पहला काम आपको y² का कोफिशिएंट पॉजिटिव रखना था। तो y² प्लस इस 6/9 आ जाएगा जो कि हो जाएगा 2/3। तो बच्चों आप क्या चाहोगे इसको लिखना 2 इंटू वाई इंटू 1/3, नहीं पॉज करके कैलकुलेशन को दिमाग में बच्चों समझिएगा। अगर आपने कल निकाला तो 6/9 आएगा, 2 इंटू वाई इंटू 1/3, ये हमारे पास टर्म्स है। ओके तो अब इसको अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो बच्चों a² प्लस 2 इंटू ए और ये b हो गया। तो टेक्निकली मुझे ऐड करना था बच्चों, टेक्निकली ऐड करना था क्या, मुझे यहाँ पे 1/9। अगर मैंने ऐड किया 1/9 तो बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना था 1/9। तो जब मैंने इसको रीअरेंज किया तो ये तो टर्म बढ़िया से बन गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर 9 टाइम्स ऑफ y² प्लस 2 इंटू वाई इंटू 1/3 प्लस 1/9। और बच्चों की जो -1/9 है ना, इसको आप 9 के साथ मल्टीप्लाई करो और बाहर कर दो, ये आ जाएगा -1। सो व्हेन यू रीअरेंज इट दिस विल बी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स ऑफ ये आ जाएगा y प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, -1 उधर जाएगा 1। और आराम से हम लोग बोल सकते हैं कि सर दिस इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 1, y प्लस 1/3 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय बच्चों नीचे 1/9 जाएगा जो कि मैं लिखूंगा 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो एग्जैक्टली सेम तरीके से मैं फिर से इसके क्या निकाल लूँगा, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। तो बच्चों लास्ट फॉर्मूला आपको याद होगा, उससे मैंने इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट निकाल दिए। a1 है बच्चों तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, और दूसरे पैरामीट्रिक y कोऑर्डिनेट जो होगा बच्चों दैट विल बी 1/3 जो प्लस में है बच्चों उधर जाएगा, दिस विल बिकम -1/3 एंड ये आ जाएगा 1/3 साइन थीटा। तो x की जगह बच्चों ये रिप्लेस करो, y की जगह ये रिप्लेस करो, किस में, जिस एक्सप्रेशन के बारे में वो आपसे बात करना चाह रहे हैं जो कि है 4x माइनस 9y होल डिवाइडेड बाय 2, होल डिवाइडेड बाय 2। तो आपको मिल जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x की जगह रिप्लेस किया 2 प्लस कॉस थीटा माइनस 9, y की जगह रिप्लेस किया -1/3 प्लस 1/3 साइन थीटा। तो आपको मिल गया, और नीचे हमारे पास क्या है गाइस, नीचे हमारे पास 2 है। तो रीअरेंज करो 4 इंटू 2 8 प्लस 4 कॉस थीटा, ये माइनस माइनस आ जाएगा बच्चों हमारे पास +3, और ये आ जाएगा हमारे पास -3 साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 2। गाइस ऑब्जर्व करो 4 कॉस थीटा और -3 साइन थीटा, ये जब मैक्सिमम होंगे तब आपका पूरा टर्म मैक्सिमम होगा। ये बहुत ही स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अगर आपके पास रहता है बच्चों 4 कॉस थीटा -3 साइन थीटा, तो अगर आपको याद हो इसका जो रेंज होता है वो होता है माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ a² प्लस b², a² प्लस b² कितना 16 प्लस 9 25। तो दिस बिलोंग्स टू, आराम से आप बोल सकते थे सर -5 to 5, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया जाता है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो मेरा फाइनल आंसर
मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 + 3 11 तो था ही, +5 आ गया मेरा मैक्सिमम वैल्यू, डिवाइडेड बाई 2 जो कि हो जाएगा 8। तो फिर से 8 अगर आपका आया तो आपको मार्क करना था 08 एज योर आंसर। तो जल्दी से अगला सवाल देखेंगे। ओके बच्चों, बिल्कुल बेसिक सवाल है आपका, हाइपरबोला का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए दिया था, बट सबको करेक्ट करना था इसको। तो बेसिकली यार आपको अगर पहला पहला क्लास में जो सिखाया जाता है दी अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ एन हाइपरबोला की डिफरेंस, ध्यान से सुनना, डिफरेंस फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ डिफरेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स इज कांस्टेंट, और वो जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है लास्ट में आपको पता पड़ता है दैट इज द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, दैट इज द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, जिसको हम लोग 2a से डिनोट करते हैं। तो ठीक है, इसको यूज़ करेंगे। और यहाँ से आपको क्वेश्चन में दिख गया कि 2a का वैल्यू हो जाएगा 1, बट यहाँ पे a और b क्या होता था बच्चों, ये जो a और b होता था वो हमारा होता था फोकस, वो हमारा होता था फोकस। तो एक और इन्फॉर्मेशन, अगर ए और बी फोकस हैं तो उनके कोऑर्डिनेट्स हमें दिख गए। ए का कोऑर्डिनेट आप डायग्राम क्वेश्चन देख के बता सकते हो, दिस शुड बी 3,2, और बी का आप देख के बता सकते हो दैट शुड बी -1, -1, अगर आपको याद हो कि अगर मैं हाइपरबोला की बात करता हूँ, तो बच्चों दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस, दोनों फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2a, नॉट जस्ट इन हाइपरबोला बट एलिप्स में भी ऐसा ही होता है। तो अगर इस a और b का डिस्टेंस आपने निकाल लिया तो टेक्निकली 2a ही मिल गया, तो आप क्या करोगे, ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकालोगे, ये आपको दे देगा 3 -1 हो जाएगा 4 का, इसको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं बच्चों, 2 + 1 का होल स्क्वायर, और बहुत ही सिंपल वैल्यू आ जाएगी 5, जो कि है हमारे पास 2ae, जो कि है हमारे पास 2a = 5। तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे, 2a का वैल्यू जो है दिस इज द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, वो 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप 2a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो सिंपली एसेंट्रिसिटी का वैल्यू 5 आ जाएगा, जो आपको मार्क करना था बच्चों 0,5, जो आपको मार्क करना था 0,5। तो चलो जल्दी से हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके तो बच्चों काफ़ी अच्छा सवाल है, लॉजिकल भी है, और एज वेल एज बच्चों काफ़ी अच्छी कैलकुलेशन भी है, और ये प्रीवियस ईयर एलिप्स के आईआईटी के 2015 में शायद से आया है। तो जल्दी से इसको देख लेते हैं कि कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन को समझेंगे। हमें दिया हुआ है एक एलिप्स, बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले क्वेश्चन का फील ले लेंगे कि क्वेश्चन में हमें वो कहना क्या चाह रहा है। तो पहले हमें दिया हुआ है उसने एक एलिप्स, ठीक। अब वो बोल रहा है, और एलिप्स आपको दिख रहा होगा कि आपका जो ये वर्टेक्स है दैट इज 2,0, क्योंकि एलिप्स का इक्वेशन है x² / 4 + y² / 3 = 1। तो आपका हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, और 2,0 और -2,0 आपका वर्टेक्स का पॉइंट दिख रहा होगा। ओके, अब जब मैं देखता हूँ तो इसने पूछा है, इसने बोला है कि एक वर्टिकल लाइन बनाओ सर, आप एक वर्टिकल लाइन बनाओ, कहाँ से पास होने वाली, h,0 की, और उस पर टेंजेंट बनाते जाओ। तो उस पर आप लेट से टेंजेंट बनाए, उस पर आप टेंजेंट बनाए, और ऑब्वियस ही बात है सिमेट्री की वजह से वो एक्सेस ऑफ एलिप्स यहाँ पे एक्स एक्सेस पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। अब यार एक्सप्रेशन का मतलब समझते हैं। जैसे यार ये आपका पी और क्यू पॉइंट है और वो मीट कर रहा है आर पे, अब वो एरिया ऑफ पी क्यू आर बोल रहा है, बट वो अलग सिचुएशन में बोल रहा है। अब इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। Δ1 = मैक्स ऑफ डेल्टा एच, जो कि एरिया ऑफ पी क्यू आर है, क्वेश्चन से आपको समझ में आ रहा होगा, व्हेन एच इज लेसर देन इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2। तो वो कहना चाह रहा है इस वाली लाइन को, ये जो लाइन बच्चों हाईलाइट कर रहा हूँ, आप 1/2 से लेकर 1 तक मूव करिए, 1/2 से लेकर 1 तक मूव करिए, जहाँ पे भी एरिया आपको मैक्सिमम दिखे वो आपका एरिया हो जाएगा Δ1। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये अगर ओरिजिन है, आप ओरिजिन से जितना दूर जाओगे उतना आपका एरिया कम होता जाएगा। तो आपको वो पॉइंट और वो एच का वैल्यू सेलेक्ट करना था जिस पे आप ओरिजिन के पास रहो। तो कॉमन सेंस से आपका मैक्सिमम एरिया आता था जब आप एक्स और सिंपली एच इक्वल्स टू लेते थे 1/2, एच इक्वल्स टू लेते थे 1/2। तो आपका उस सिनेरियो में डायग्राम बन जाता था, और हमारा प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व स्टार्ट करना कर सकते हैं कि आप वर्टिकल लाइन खींचते जो कि होती x = 1/2। तो ये वाला पॉइंट P
और q का x कोऑर्डिनेट हो जाता 1/2, उस पे हम लोग टेंजेंट खींच लेते थे जो कि इंटरसेक्ट करती बच्चों कंफर्टेबली एक्सिस पे, जो मिल जाती r, और ये वाला मेरा एरिया हो जाता था टोटल एरिया विच इज़ नथिंग बट डेल्टा वन। तो आराम से बच्चों हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो मुझे p और q के बारे में ये पता है कि उसका x कोऑर्डिनेट है 1/2। मैं इक्वेशन ऑफ एलिप्स को यूज़ करके इसका y कोऑर्डिनेट पहले निकाल रहा हूँ ताकि हमें वर्टिकल पी क्यू लेंथ मिल जाए। ठीक है, तो आपने जब x इक्वल्स टू 1/2 कर्वेचर में सब्स्टिट्यूट किया तो आपको मिल गया 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ बच्चों? फॉर p एंड q, फॉर p एंड q। तो ये हो गया 1/4, ये हो गया फिर से 1/4 प्लस y हमें निकालना है बच्चों, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है y² 3 = 1। तो जब हमने इसको इधर फेंका तो हमें मिल गया y² 3 1 - 1/16, यू विल हैव 15/16। तो जब ये y का वैल्यू आपने देखा दिस इज 45 डिवाइडेड बाय 16, तो y के ऑब्वियसली दो वैल्यू आएंगे, दैट विल बी प्लस माइनस 45 को आप लिख सकते हो 3√5 डिवाइडेड बाय 4। इसका मतलब है कि आपका जो p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1/2, 3√5/4। q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा अगेन x कोऑर्डिनेट होगा 1 - 3√5/4 बच्चों। तो यहाँ से हमको बेस मिल गया, क्या मिल गया? बेस, जो कि हो जाएगा pq 3√5/4 है, राइट? ऊपर भी नीचे भी सेम हो जाएगा। दिस विल बिकम एटलीस्ट 2 टाइम्स ऑफ 3√5/4 विच शुड बी 3√5/2। तो ये हो गया हमारा किसका वैल्यू बच्चों? पी क्यू का वैल्यू हो गया, पी क्यू का वैल्यू हो गया। अब मेरा एम रहेगा ये डिस्टेंस को निकालना। ये डिस्टेंस को निकालने के लिए इसको नाम देते हैं लेट्स से डी। ये आर डी डिस्टेंस मुझे एकदम से मिल जाएगा अगर मुझे ये आर कोऑर्डिनेट मिल जाए। तो आर कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे कुछ भी करके टेंजेंट लिखनी पड़ेगी। तो टेंजेंट कैसे लिखेंगे हम लोग? इक्वेशन ऑफ पी आर की बात कर रहा हूँ मैं, इक्वेशन ऑफ पी आर बच्चों t = 0, t = 0 से हम लोग आराम से इक्वेशन लिख सकते थे। क्या होती है इक्वेशन बच्चों? एक बार लिख लेते हैं, x(1) डिवाइडेड बाय a² जो कि 4 है, y(1) डिवाइडेड बाय b² जो कि 3 है इक्वल्स टू 1। x1 y1 का वैल्यू डाल देंगे जो कि आपको मिल जाएगा x/4 इंटू x1 का वैल्यू है 1/2 प्लस y1 का वैल्यू है 3√5/4 इक्वल्स टू 1। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, अगर आपको आर डी डिस्टेंस चाहिए तो आपको आर का एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, काम हो जाएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए आप क्या करोगे? वाई को 0 डाल दो और बढ़िया से एक्स का वैल्यू मिल जाएगा 8, जो कि होगा आपका बच्चों कोऑर्डिनेट ऑफ आर, जो कि होगा कोऑर्डिनेट ऑफ आर। तो अब अगर मुझे यहाँ पे देखिएगा गाइस, अब अगर मुझे डेल्टा 1 निकालना है, अगर मुझे डेल्टा 1 निकालना है तो मेरा डेल्टा 1 होगा हाफ इंटू पी क्यू इंटू आर डी और हाफ इंटू पी क्यू। आप देख ही पा रहे होंगे हमने निकाल लिया, दैट इज 3√5/2। और आर डी कैसे निकालोगे आप? यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट है 8,0, इसका कोऑर्डिनेट है 1/2,0, किसका बच्चों? डी का। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आर डी का वैल्यू आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे कर रहे हैं, दैट विल बी 8 - 1/2 विच विल बी 15/2। तो ये मिल जाना चाहिए था हमें 15/2 बच्चों। तो अगर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो डेल्टा 1 मेरा आना चाहिए था, थोड़ा सा वियर्ड सा वैल्यू आता है 45√5 डिवाइडेड बाय 8। ये हमारा आना चाहिए था डेल्टा 1, बट ये सिर्फ डेल्टा 1 है। सिमिलरली हमें चाहिए था डेल्टा 2। अब यार आगे बढ़ने से पहले यहीं पे देख लेते हैं, चलो आगे देख लेते हैं अगले में। अब अगर आपको डेल्टा 2 चाहिए था बच्चों, अगर आपको डेल्टा 2 चाहिए था, वो अब बोल रहा है कि आपको डेल्टा 2 डिफाइन है minimum of बच्चों minimum of delta h where h is lesser than equals to 1 but greater than equals to 1। बट वो कॉमन सेंस है। मिनिमम कब होगा? जब आप दूर से दूर होंगे, किससे बच्चों? ओरिजिन से। तो अगर यहाँ पे कहीं पे बच्चों अगर आपके पास 1 आता था, अगर 1/2 और 1 के बीच में बोल रहा है तो 1 पे आपका मिनिमम होता था। तो एक काम करो, 1 पे लाइन बना दो, एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर करेंगे बट बहुत तेज़ी से करेंगे। ये आपका मिल जाता था फिर से ट्राइंगल, कब? जब आपका x का वैल्यू होता था 1। तो सेम प्रोसीजर बच्चों, p q r, और ये एरिया जो बनेगा दैट शुड गिव मी माई डेल्टा 2। तो फिर से नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले p और q निकाल लें। p और q कैसे निकालोगे? आप x²/4 y²/3 इक्वल्स टू 1 में x की वैल्यू को 1 डालोगे, x की वैल्यू को 1 डालोगे। तो ये मैं फिर से क्या कर रहा हूँ बच्चों, फॉर p एंड q 1/4
प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 इक्वल्स टू 1, तो ये मिल जाएगा वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 3 बाय नो 1/1 माइनस 1 तो 3/4 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो y का वैल्यू बच्चों 9/4 का अंडर रूट वी शुड हैव हैड 3/2। तो फिर से बच्चों p का कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ मैं, दैट विल बी 1, 3/2 एंड q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा सेम 1, -3/2। तो फिर से जो pq का डिस्टेंस होगा बच्चों 3/2 ऊपर 3/2 नीचे, दैट शुड बी इक्वल्स टू 3, दैट शुड बी इक्वल्स टू 3। अब मुझे चाहिए क्या, आर डी डिस्टेंस। उसके लिए आर का कोऑर्डिनेट, तो क्या करोगे बच्चों, फॉर आर इक्वेशन लिखोगे t इक्वल्स टू 0 एट p। तो t इक्वल टू 0 लगा तो आप क्या आ जाएगा, फिर से x1 की जगह आप क्या डालोगे बच्चों, p का कोऑर्डिनेट। p का कोऑर्डिनेट है 1, 3/2, तो ये मिल जाएगा 1 प्लस y/3 इनटू बच्चों, अब y कोऑर्डिनेट आप क्या डालोगे यहाँ पे 3/2 जो कि आपका y1 है इक्वल्स टू 1। तो फिर से मुझे r निकालने के लिए y को 0 डालो, x का वैल्यू बढ़िया से आ जाता है बच्चों 4। बट ये मेरा, ध्यान से सुना बच्चों, ये मेरा फाइनल आंसर नहीं होगा, जो कि क्योंकि ये आर का कोऑर्डिनेट है, सिर्फ क्योंकि है आर का कोऑर्डिनेट है। आपका आर डी जो वैल्यू है, आपका आर डी वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना, 4 - 1। कॉमन सेंस से देख सकते हो बच्चों, ये 1, 0 है, ये 4, 0 है, दैट विल बी इक्वल टू 3। तो मेरा डेल्टा 2 जो होगा दैट विल बी, अगेन बच्चों सेम फॉर्मूला होगा, पी क्यू इंटू आर डी, हाफ 3 × 3 इक्वल्स टू 9/2। अब इसने पूछा क्या हुआ है बच्चों, इसने पूछा है एक अलग ही क्वांटिटी, दैट इज इक्वल्स टू 8/5 डेल्टा 8/√5 डेल्टा 1 माइनस 8 टाइम्स ऑफ डेल्टा 2। तो डेल्टा 1 बच्चों स्क्रीन पे देखिएगा, डेल्टा 1 आपको दिख ही रहा होगा, हमारा आया था 45√5 डिवाइडेड बाई 8, 45√5 डिवाइडेड बाई 8, सो 8/√5, 45√5 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 8 इंटू 9/2। तो फाइनली इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, 8 से 8 कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ऊपर आ जाता है 45, 2 4, यह आ जाएगा 36, और हमारा आंसर आना चाहिए था 9। बहुत प्यारा सवाल है बच्चों, लॉजिक भी चाहिए, कैलकुलेशन करने का बच्चों करेज भी चाहिए। जनरली ये टाइप का एग्ज़ाम क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आता है, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा बच्चों, अगर आपके बाकी क्वेश्चन नहीं बन रहे तब इसको अटेम्प्ट करो, नहीं तो बच्चों ये बहुत टाइम खा जाता है। तो आपको मार्क करना चाहिए था इसको 0 नहीं। तो जल्दी से चलते हम लोग अगले सवाल की तरफ। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टैंजेंट्स विद स्लोप m। तो अगर बच्चों पैरेलल टैंजेंट्स होंगे, ऑब्जर्व करो, तो उनका m सेम होगा, और डेफिनेटली हमारी स्टैंडर्ड टैंजेंट की इक्वेशन के हिसाब से बच्चों सिर्फ उनमें फ़र्क होगा कांस्टेंट का, प्लस और माइनस का। तो जब ये पैरेलल टैंजेंट की बात कर रहा होगा, तो आपकी जो दो पैरेलल टैंजेंट होंगी दैट विल बी, एक होगी y इक्वल्स टू प्लस mx प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डेफिनेटली दूसरी होगी y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमारे कर्व से देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 49 इक्वल्स टू 1। तो ए हो गया हमारा बच्चों कितना, ए स्क्वायर हो गया हमारा 9, बी स्क्वायर हो गया हमारा 49। तो जब हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो देखिए हमारे पास क्या बनता है, तो सीधा एक्चुअली काम करते हैं, वैल्यूज़ को डाल देते हैं बच्चों। इसको मैं C1 बोल देता हूँ, इसको मैं C2 बोल देता हूँ। क्यों, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात कर रहा है, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 2। तो फॉर्मूला क्या कहता है, C2 माइनस C1 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, इसका वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो जल्दी से इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आप ऑब्जर्व करोगे जब इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर के वैल्यू डालेंगे 9 एम स्क्वायर माइनस 49 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, और इसका वैल्यू दिया हुआ है हमें कितना, 2। अब यहाँ से हमें आराम से m का वैल्यू मिल जाएगा, इसको कैंसिल कर दो, स्क्वायरिंग कर देंगे, सो वी विल हैव 9m स्क्वायर माइनस 49 इक्वल्स टू 1 प्लस एम स्क्वायर। रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 8m स्क्वायर इक्वल्स टू 50, और m स्क्वायर इज इक्वल्स टू बच्चों 25/4, अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो आपको मिल जाएगा मॉड्यूलस ऑफ m इज इक्वल्स टू 5/2, और आपसे पूछा गया है 2 टाइम्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ m, जिसका वैल्यू हो जाएगा 5। तो हमारा आंसर होना चाहिए था 5, जिसको आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, और आंसर जो होना चाहिए था हमारा 0, 5। तो बहुत सिंपल सवाल था बच्चों, आराम से आपसे हो जाना
चाहिए था। तो जल्दी से अगले सवाल की तरफ चलेंगे। ओके, तो बच्चों स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, बस एक छोटा सा की पॉइंट मिस हो सकता था इस सवाल में, तो उस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, पहला हाइपरबोला बच्चों मैंने रीअरेंज करके लिख लिया है, इस √3 टाइम्स ऑफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, दूसरा भी मैंने रीअरेंज करके बच्चों लिख लिया है। तो पहले काम करते हैं, दोनों का एसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो यार दिक्कत यहाँ पे हो जाती है कि बच्चे ए और बी लेने में कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं। तो हाइपरबोला में फ़र्क नहीं पड़ता कौन ए होगा कौन बी होगा, डिपेंड्स ऑन दिस मैग्नीट्यूड ऑफ इट। तो इसमें हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर 5 और ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि इसमें जिसमें आपका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव वो ए स्क्वायर होता है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट तो हो जाएगा बी स्क्वायर। नीचे एलिप्स में जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और इसको ए स्क्वायर ले लेंगे और इसको बी स्क्वायर ले लेंगे, बट अगर आपको याद हो, अगर मेरा फॉर्मूला है बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, एलिप्स में आता है 1 माइनस ए टू स्क्वायर बोल देता हूँ मैं इसको, तो ये वैल्यू हमेशा ए स्क्वायर से छोटा रहता था, हमेशा ए स्क्वायर से छोटा रहता था। तो यहाँ पे छोटी वैल्यू को हम लोग पहले लिखेंगे और 20/cos स्क्वायर हमेशा छोटा या फिर बराबर होगा 25 के, क्यों? क्योंकि cos स्क्वायर 1 या 1 से छोटा होता है। तो इस क्वांटिटी को आपको लेना था बी स्क्वायर, इसको लेना था ए स्क्वायर। तो इसको सब्स्टिट्यूट अगर आप करते थे यहाँ पे तो ये आ जाता था 25 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ई टू स्क्वायर, कैंसिल कैंसिल, और ई टू स्क्वायर जो है वो आपको मिल जाता था जब ये इधर जाता था 1 माइनस कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैं सेकंड इक्वेशन बोल देता हूँ। और यहाँ से जो यहाँ से हम लोग एलिप्स का रिलेशन निकाल लेते थे, और एलिप्स के लिए होता है बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर E1 स्क्वायर माइनस 1। ध्यान दीजिएगा एसेंट्रिसिटी हाइपरबोला के लिए 1 होती है बच्चों। तो इसमें जब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो ये हो जाएगा 5 कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर हो जाएगा फिर से 5, ये E1 स्क्वायर माइनस 1, तो कैंसिल कैंसिल। तो यहाँ पे आपको E1 स्क्वायर मिल जाता था कितना, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको हम बोल सकते थे इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग द रिलेशन दैट एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स मीन्स A2। इसको जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो E1 पहले स्क्वायर ही कर देते हैं। स्क्वायर करने से क्या होगा, ये √3 टर्म परेशान नहीं करेगा। तो E1 स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, √3 का स्क्वायर 3, E2 स्क्वायर जो मेरे पास साइन स्क्वायर आया था ना उसको वापस मैं यहीं पे लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब हमने इसको रीअरेंज किया तो ये मिल गया हमें बच्चों कितना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और लेट्स रीअरेंज इट, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये इधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा आपको मिलना चाहिए था बच्चों 1/2, और कॉस थीटा मिलना चाहिए था 1/√2 और माइनस 1/√2। अब हमें सोचना था, वैसे तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इसने बोला है स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दिखेगी ऑब्वियसली, और कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/√2 होता है, थीटा इक्वल्स टू π/4। तो जब आप कंपेयर करोगे क्वेश्चन में, इसने बोला है कि π/p, सो योर आंसर शुड बी इक्वल्स टू 4 विच यू शुड हैव रिटर्न 0 4 0 4। तो जल्दी से चलते हैं हमारे लास्ट सवाल की तरफ। ओके बच्चों, तो लास्ट सवाल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसा बोल रहा है वैसा करो ऑर्गेनाइज्ड वे में। क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट है P जो कि जिससे अगर आप एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाते हो किस सर्कल को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 को, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे बनाओगे आप, ऐसे हम लोग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एक्स वाई, ध्यान से सुनिएगा, एक्स वाई इक्वल्स टू 1 जो कि एक नया हाइपरबोला है, उसकी हमेशा टैंजेंट होगी, उस सिनेरियो में आपको बताना है कि इस पॉइंट P का लोकस क्या है। तो टेक्निकली इसका लोकस निकालना है, फिर इसको हम लोग किसके साथ इक्वेट करेंगे, एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर के साथ, जो हमें वैल्यू दे देगा आपका सी स्क्वायर का, ठीक है। तो लोकस के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक काम करो, इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकालो जो हमने पहले भी निकाली थी। किसकी मदद से निकालेंगे हम लोग, t इक्वल्स टू 0 की मदद से, किस पे, सर्कल पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4
क्या करेंगे, एच कॉमा के पे हम लोग लगा देंगे p इक्वल्स टू 0, जो कि हमें ए बी का इक्वेशन दे देगा, राइट। तो फॉर्मूला क्या होता है, सीधा लिख रहे हैं बच्चों, एच एक्स प्लस के वाई इक्वल्स टू 4। ये हो गई हमारी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वेशन ए बी, राइट। अब ये बोल रहा है कि ये किसका, इसका एक्स वाई इक्वल्स टू 1 का टैंजेंट होना चाहिए। अब गाइस अगर ये टैंजेंट है, ध्यान से सुनना, टैंजेंट है तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यूनिक आना चाहिए हमेशा। तो मैंने क्या किया, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश की। तो y को जब मैंने रिप्लेस किया बच्चों, इन दोनों को यूज़ करके y को जब मैंने रिप्लेस किया सेकंड इक्वेशन में, तो आपको मिल जाएगा y इक्वल्स टू 4 माइनस एच एक्स डिवाइडेड बाई के इज इक्वल्स टू 1। अब आप ऑब्जर्व करोगे एक बढ़िया सी आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनती हुई दिखेगी। तो इसको रीअरेंज किया हमने, 4x माइनस एच एक्स स्क्वायर, आर एच एस में जाएगा k, सो दिस शुड बी एक्स स्क्वायर एच माइनस 4x प्लस के इक्वल्स टू 0। अब अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो बच्चों इसका डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए था इक्वल्स टू 0, डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए था इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों, बी स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 माइनस 4 इंटू ए आपका दिख रहा है एच, सी आपका दिख रहा है के, और इसका वैल्यू होना चाहिए था 0। तो यार टेक्निकली लोकस आ गया हमारा। क्यों, एच और के का जब भी रिलेशन मिल जाता है हमें, हमारा लोकस आ जाता है। तो अगर आप कंपेयर करोगे, इसको रिप्लेस पहले करोगे किससे, x और y से, तो आपका लोकस आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू 4। कंपेयर करोगे एक्स वाई इक्वल्स टू किससे, सी स्क्वायर से, तो आपका सी स्क्वायर का वैल्यू होना चाहिए था बच्चों कितना, 4 होना चाहिए था। फिर से बोल रहा हूँ, आपको मार्क करना था 04 एज योर आंसर बच्चों, 04 एज योर आंसर। तो यहाँ पे बच्चों हमारा डिस्कशन ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को कुछ अच्छा प्रैक्टिस करने को मिला होगा, अच्छा समझ में आया होगा। तो जल्दी से हम लोग इसको क्लोज करेंगे और फिर नेक्स्ट वीक के लिए वेट करेंगे। चलो ओके, टेक केयर एंड या हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।